Hello, students. Good afternoon. I hope you're having a good day. My name is Harsh Sharma, and welcome to Abhigyan Gurukul. Right? I'm going to teach you SST today. और आपको दिख ही रहा होगा. We are starting with civics first chapter from grade 9. What democracy? Why democracy? What is democracy and why democracy? डेमोक्रेसी क्या है और हमें डेमोक्रेसी चाहिए क्यों? ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है. मैं क्विक रिवाइज कराने वाला हूँ फॉर दैट, सो दैट आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इजी हो. इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, यही चैप्टर आगे आपको बहुत काम आएगा. आपको वोटिंग सिस्टम के बारे में बताया जाएगा, डेमोक्रेसी कितनी इंपॉर्टेंट होती है बताया जाएगा, फीचर्स बताए जाएंगे. विल ऑल्सो हियर स्टोरीज ऑफ पाकिस्तान, चाइना, मैक्सिको, सऊदी अरेबिया. बहुत मज़ा आने वाला है, मैं आपको बता रहा हूँ. ये चैप्टर इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि आप जो आजू बाजू चलती हुई पॉलिटिक्स की बातें आप समझ नहीं पाते. बट नाउ यू आर इन grade 9 and you are studying chapter number 1. So I hope it will help you. So सीधे ज़्यादा बातें किए बिना मैंने आपको बता दिया. My name is Harsh Sharma and let's start chapter number 1. What is democracy and why democracy? Right. सबसे पहले What is democracy? डेमोक्रेसी का मतलब सबसे पहले क्या होता है? डेमोक्रेसी एक गवर्नमेंट का फॉर्म है. गवर्नमेंट बहुत सारे टाइप की हो सकती है. हो सकता है मोनार्की हो सकता है डिक्टेटरशिप हो सकता है ओलिगार्की हो. एक टाइप ऑफ गवर्नमेंट है डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी लेकिन बहुत ही यूनिक टाइप है. अभी तक सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डेमोक्रेसी को ही कंसिडर करते हैं. आज मॉडर्न टाइम पे दुनिया में ऑलमोस्ट सारी जगह पे डेमोक्रेसी ही है. राइट. तो आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी का सिंपल मतलब ये होता है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल. यानी एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पे गवर्नमेंट को चूज किया है लोगों ने. किसने चूज किया है? लोगों ने. अगर लोगों ने डिसाइड किया है कि कौन गवर्नमेंट बनेगा, कौन who will be the people ruling over us, then it is democracy. लेकिन ये जितना ज़्यादा सिंपल दिखता है उतना ज़्यादा सिंपल है नहीं. इसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें भी हैं. कई बार लोग दिखाते हैं कि डेमोक्रेटिक कंट्री है वो, लेकिन वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं होती. डेमोक्रेसी के कुछ फ़ायदे भी है, डेमोक्रेसी के नुकसान भी है. हमको ही लगता है डेमोक्रेसी सबसे बेस्ट है. ज़रूरी नहीं है. बहुत सारी डेमोक्रेटिक कंट्री में और ज़्यादा प्रॉब्लम्स है. सो विल डिस्कस एवरीथिंग. मैं आपको इंडिया से शुरू करके पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, मैक्सिको, यूएसए, सारी कंट्रीज के बारे में बताऊंगा. सो यू विल ऑल्सो गेट टू अंडरस्टैंड जियो पॉलिटिक्स थोड़ा थोड़ा. राइट. तो सबसे पहले डेमोक्रेसी का सिंपल मतलब समझते हैं. मैंने आपको जो बताया अभी, डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है जहाँ पे रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल. So here is the simple meaning of democracy. Democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. Right? The rulers are elected by the people. It is very simple meaning. Okay? Democracy word कहाँ से है? एक Greek word democratia से. Democratia actually दो word से बन के बना है. demons नहीं है. Demos and cratia. डेमोस का मतलब होता है पीपल एंड क्रेशिया का मतलब होता है रूल. तो इस वजह से डेमोक्रेसी का सिंपल मतलब निकल के आएगा हमारे सामने, रूल ऑफ द पीपल. राइट. रूल ऑफ द पीपल, ये ग्रीक मीनिंग है डेमोक्रेशिया का. वहां से ही हमारा इंग्लिश वर्ड आया है डेमोक्रेसी. अब्राहम लिंकन, हु वाज अ फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दुनिया की पहली डेमोक्रेसी बनी थी. राइट. तो अब्राहम लिंकन का कहना था डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल. ये इनका एक बहुत ही फेमस कोट है, फॉर, ऑफ, बाय. सो ये जो गवर्नमेंट बनी है वो लोगों की है, लोगों के लिए और लोगों के द्वारा बनाई गई है. फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल. राइट. That is the famous quote of Abraham Lincoln, former president of United States of America. Right? हमें डीप में समझना है डेमोक्रेसी. ये तो बहुत ही सिंपल मतलब है. डेमोक्रेशिया
गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, दीज आर वेरी सिंपल मीनिंग। डेमोक्रेसी इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है जितना हमको लगता है ना, उससे ये तो क्यूबिक पजल्स होते हैं ना, वो सॉल्व करने जैसा है डेमोक्रेसी को सॉल्व करना। तो आओ जल्दी से हम देखते हैं। राइट इसके लिए हम सबसे पहले करेंगे फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के क्या क्या फीचर है, और हम लोग इस चैप्टर में 4 फीचर पढ़ने वाले हैं। वैसे तो और हैं, लेकिन हम 4 फीचर्स पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड स्टोरीज पढ़ेंगे। सबसे पहला फीचर है फीचर नंबर 1, इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि फाइनल डिसीजन वही ले सकता है जिसको लोगों ने इलेक्ट किया है, कोई और नहीं ले सकता। फाइनल डिसीजन इस कंट्री का, फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने गांव में सरपंच को इलेक्ट किया है, तो फाइनल डिसीजन सरपंच ही ले सकता है, कोई बिजनेसमैन नहीं। राइट अगर लोगों ने जिसे इलेक्ट किया है, लोगों ने अपने बीच वोट करके ए को किंग बना दिया, और मान लो ए का एक फ्रेंड है बी, और बी को तो इलेक्ट किया ही नहीं, और सारा डिसीजन कौन ले रहा है? बी। then it is not democracy, right? that would not be democracy। हमें ये भी समझना पड़ेगा डेमोक्रेसी क्या नहीं है। तो पहला फीचर हमारा आता है, इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। लोग इलेक्ट करेंगे कि कौन हमारे लिए डिसीजन लेगा। राइट आपको मैं समझाता हूँ, ऐसा हमेशा होता नहीं है। कई बार इलेक्शन होते हैं, मैंने जैसे आपको बताया, ए को मैंने वोट दिया लेकिन बी गवर्नमेंट चलाने लगा। ए को मैंने बोला हमारे लिए रोड बना, लेकिन बी ने डिसीजन लिया और बी अपनी मर्जी चला रहा है। बी को तो हमने इलेक्ट किया ही नहीं, ये तो डेमोक्रेसी ही नहीं हुआ। ऐसा कभी हुआ है? किसी जगह पे ऐसा हुआ है ए का फ्रेंड बी आ गया हो, या जबरदस्ती सी आके अटैक करके बोला नहीं नहीं इसको हटाओ मैं डिसीजन लूंगा? यस गाइज ऐसा हुआ है हमारी पड़ोस मुल्क के साथ। ठीक है, जाके बहुत ही फेमस प्लेयर है बाबर आजम, आप जानते ही होंगे। तो आई टॉक अबाउट पाकिस्तान, द सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान इन द ईयर 1999। 1999 की बात है, वहां पे भी ऐसा हुआ। वहां पे एक प्राइम मिनिस्टर थे, उनका रूल चल रहा था। राइट लोगों ने इनको इलेक्ट किया था, लोगों ने इन्हें वोट देके इलेक्ट किया था, लेकिन वहां के मिलिट्री हेड चीफ परवेज मुशर्रफ ने अटैक कर दिया और इन पीएम को हटा के खुद वहां के चीफ एग्जीक्यूटिव बन गए। चीफ एग्जीक्यूटिव बन गए, इन्होंने मिलिट्री अटैक किया और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान बन गए। बोले मैं आज से यहाँ का रूलर हूँ। उनको तो इलेक्ट नहीं किया था हमने, वहां के लोगों ने, फिर भी वो चीफ एग्जीक्यूटिव बन गए खुद से अटैक करके। फिर उनको लगा यार ये चीफ एग्जीक्यूटिव वर्ड अच्छा नहीं है, तो उन्होंने चीफ एग्जीक्यूटिव वर्ड को चेंज करके प्रेसिडेंट कर लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द चीफ एग्जीक्यूटिव। लेटर ऑन उन्हें अच्छा लगा कि यार चीफ एग्जीक्यूटिव इज नॉट कूल इनफ, आई विल बी कॉल्ड मिस्टर प्रेसिडेंट। तो फिर मिस्टर प्रेसिडेंट बन गया वो। राइट 1999 की बात है। 2002 में उन्होंने एक रेफरेंडम कराया। 2002 में अब ये प्रेसिडेंट बन चुके। 2002 में लोग आवाज उठाने लग गए कि यार ये इन्होंने जबरदस्ती आके हमारे ऊपर रूल करने लग गया, हमने तो इनको इलेक्ट ही नहीं किया। तो सबको दिखाने के लिए इन्होंने एक रेफरेंडम कराया। रेफरेंडम का मतलब क्या होता है? एक छोटा सा पोल जिसमें इन्होंने लोगों से पूछा मैं प्रेसिडेंट रहना चाहिए या नहीं, यस और नो। और उस रेफरेंडम में ये जीत गए, लोगों ने बोला यस। ऐसा ये कहते हैं, लेकिन सच नहीं है। पाकिस्तान की मीडिया और ऑपोजिशन पार्टी बोलती है कि इन्होंने ये रेफरेंडम बहुत ही रॉन्ग वे में कराया था, बहुत ही मैलाइस वे में, मैल प्रैक्टिसेस और फ्रॉड था, झूठा दिखाया था। ठीक है, चलो इन्होंने रेफरेंडम कराया और बोला कि देखो लोग भी बोल रहे हैं कि मैं ही रहूंगा। तो 5 साल के लिए इन्होंने अपनी प्रेसिडेंटशिप को एक्सटेंड कर लिया। आगे चल के इन्होंने उसी साल लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जारी किया। लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर में अब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लेके आए, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर दिया। बोला अच्छा एक बात बता रहा हूँ, मैं प्रेसिडेंट रहूंगा, ठीक है, लेकिन इलेक्शन होगा, आप टेंशन मत लो, इलेक्शन होगा, सेंट्रल इलेक्शन होगा और हर एक स्टेट का इलेक्शन होगा। पाकिस्तान में स्टेट को प्रोविंस बोलते हैं, प्रोविंशियल इलेक्शन। ये दोनों इलेक्शन होंगे,
लेकिन सेंट्रल और प्रोविंसेस कंट्रोल में रहेंगे प्रेसिडेंट के। तो फिर वोट देके मतलब क्या है? मैंने वोट देके सेंट्रल में लोगों को भेजा, मैंने वोट देके प्रोविंस में लोगों को भेजा, लेकिन फाइनल डिसीजन तो परवेज मुशर्रफ ही लेंगे। तो सिर्फ दिखावे के लिए इन्होंने 2002 में बोला कि हम डेमोक्रेसी को रिस्टोर कर रहे हैं, लेकिन पूरी पावर ये अपने पास रखते थे, या तो अपने रिलेटेड और ऑफिसर्स, आर्मी ऑफिसर्स के पास रखते थे। इलेक्शंस होते थे, रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होते थे, लेकिन फाइनल पावर किसके पास रहती थी? मिलिट्री ऑफिसर्स एंड जनरल मुशर्रफ। इलेक्टेड लोगों के पास उतनी पावर नहीं रहती थी। तो इस वजह से आप देखिए हमारा पहला जो फीचर है, पहला फीचर जो हमारा है कि फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर शुड लाई टू द रूलर्स हु आर इलेक्टेड बाय पीपल। उन्हीं लोगों के पास फाइनल पावर होनी चाहिए जिनको लोगों ने इलेक्ट किया है, ना कि परवेज मुशर्रफ जैसों के पास, राइट? तो ऐसा हम कह सकते हैं कि इस टाइम के दौरान पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं थी। दैट्स वन एग्जाम्पल। तो पाकिस्तान दिखावा करता था कि उनके यहाँ पे इलेक्शन हो रहा है, लेकिन फाइनल पावर इस प्रेसिडेंट के पास है। कमिंग बैक टू आवर स्टोरी, मैंने बताया था लोगों ने ए को चूज किया, ए को किंग बनाया, लेकिन सी परवेज मुशर्रफ आके ए को हटा के खुद किंग बन गया। तो क्या ये डेमोक्रेसी है? आप लोग कमेंट्स में बताओगे, ठीक है? मतलब अब तो मैंने ही बता दिया, ठीक है? और क्वेश्चन करता हुआ आपको, लेकिन यहाँ पे दो आपको छोटे छोटे कार्टून दिख रहे होंगे, मैं तो समझाना चाहता हूँ। ये कार्टून दिखा रहा है कि इराक में जब यूएस ने इन्वेजन किया था, तो यूएस पूरा कंट्रोल करता था इराक को। तो वहाँ पे उन्होंने इलेक्शन कराए थे, लेकिन पूरा कंट्रोल किसका होता था? इस यूएस का। इसीलिए इस कार्टून में आप देखो डेमोक्रेसी में मैकडोनल्ड बनाया, मैकडोनल्ड बिकॉज इट इज अ यूएस कंपनी शोइंग यूएस। ऐसा सेम सीरिया में भी होता था, इलेक्शंस होते थे, लेकिन वही लोगों के पास पावर होती थी जो बाथ पार्टी के मेंबर्स होते थे। सो देयर वाज नो लिटरल पावर टू देम। पाकिस्तान का मैंने आपको बताया, पाकिस्तान की आवाम ने किसी और को चूज किया, लेकिन परवेज मुशर्रफ बोले नहीं नहीं, आई विल बी योर किंग बिकॉज मेरे पास गन है, राइट? ऐसे तो किसी भी कंट्री के भाई मिलिट्री वालों के पास सबसे ज्यादा ताकत होती है, वो आके गवर्नमेंट हटा के खुद ही किंग बन जाएंगे। इसको बोला जाता है मिलिट्री कू। क्या बोला जाता है दोस्तों? मिलिट्री कू। चलो अब आते हैं हम लोग अपने दूसरे सेकेंड फीचर के पास। फर्स्ट फीचर हमारा हो गया। फर्स्ट फीचर एक बार क्विक याद करना है आपको ये मेन जो पॉइंट है ये याद होना चाहिए। इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल। लोगों के द्वारा चुने गए लोगों के पास ही फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर होना चाहिए। अब हम लोग अपने सेकेंड फीचर की तरफ बढ़ रहे हैं। एक सेकेंड फीचर वेरी इजी, 4 ही फीचर है, ज्यादा हार्ड नहीं है। सेकेंड फीचर फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं? एक डेमोक्रेसी में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, जहां पे जो रूलिंग पार्टी है उसके पास भी हारने का चांस रहना चाहिए। यानी कहना क्या चाह रहे हैं? अगर पार्टी ए बी सी डी इलेक्शन लड़ रही है तो सबके पास इक्वल चांस ऑफ विनिंग एंड लूजिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी पार्टी ए पावर में है तो सारे ऑफिसर्स को खरीद ले, सारी मीडिया को खरीद ले, सारे टीचर्स को खरीद ले और सब लोग सिर्फ पार्टी ए की तारीफ करे और पार्टी ए हारे ही ना। ऐसा नहीं करना है, देन इट इज नॉट डेमोक्रेसी। सबके पास जब इलेक्शन हो तो ए बी सी डी सबके पास जीतने का और हारने का चांस रहना चाहिए। ऐसा कंपटीशन होना चाहिए, राइट? आई विल गिव यू वन एग्जांपल। ऐसा कहाँ नहीं होता, काफी कंट्री बोलती है डेमोक्रेसी है। जैसे देयर इज एग्जांपल ऑफ चाइना। चाइना में जो चाइना अपने आप को कहता है हम डेमोक्रेसी है, इनके यहाँ पे इलेक्शंस भी होते हैं दोस्तों, ठीक है? पाकिस्तान की तरह नहीं है। और ये लोगों के यहाँ पे फाइनल डिसीजन मेकिंग वही लेते हैं हु आर इलेक्टेड बाय पीपल। लेकिन कौन इलेक्ट होते हैं? यहाँ पे वही इलेक्ट हो सकते हैं जिन्हें चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने अप्रूव किया हो। तो अगर
किसी को भी इलेक्शन लड़ना है तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और इनसे रिलेटेड 8 स्मॉल पार्टीज हैं, उनसे ही परमिशन लेना पड़ेगा। यानी आप समझो चाइना में क्या हो रहा है, आप वोट देने जाते हो पर आपके उसमें ऑप्शन ए होता है ए, ऑप्शन बी होता है ए, ऑप्शन सी होता है ए, ऑप्शन डी होता है ए ही आपके पास ऑप्शन है। आप सिर्फ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को वोट दे सकते हो। तो क्या ये इलेक्शन हुआ? इलेक्शन भी करवा रहे हैं, वोटिंग भी दे रहे हैं, फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर भी उनके पास है, हु आर बीइंग इलेक्टेड बाय पीपल। बट क्या लोगों के पास चॉइस है? अगर लोगों के पास चॉइस नहीं है देन इट्स नॉट डेमोक्रेसी, कुड बी एनीथिंग। हमारे पास चॉइस नहीं है तो आप कुछ भी हो सकते हो, डेमोक्रेसी नहीं हो सकते, दैट्स नॉट डेमोक्रेसी। तो ये एक चाइना का भ्रम है। जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पे आप देख सकते हो द इल्यूजन ऑफ चॉइस, जो चाइना का क्यूरियस केस है। इलेक्शन है एवरी हर 5 साल में इलेक्शन होता है इस कंट्री में, पार्लियामेंट भी है, नेशनल पीपल्स कांग्रेस बोलते हैं उसको। अगर मैं आपको चाइनीज में बताऊं तो उसका नाम है क्वांगो रेनमिन डाइबाओ दाहुई दाहुई। आपको चाइनीज में याद करने की जरूरत नहीं, इंग्लिश में भी लिखोगे तो चलेगा, नेशनल पीपल्स कांग्रेस बोलते हैं इसे, ठीक है। पार्लियामेंट हैज पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट ही प्रेसिडेंट को अपॉइंट करती है चाइना में, ठीक है। और टोटल 3000 मेंबर्स हर साल इलेक्ट होते हैं, याद रखना 3000 मेंबर्स इलेक्ट होते हैं। लेकिन कैसे इलेक्ट होते हैं लोग? ए कैंडिडेट मस्ट गेट अप्रूवल फ्रॉम द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, राइट। तो आप देखो 3000 मेंबर्स पीपल चूज करते हैं, कंट्री के लोग इन 3000 लोगों को चूज करते हैं और ये 3000 लोग मिलके प्रेसिडेंट बनाते हैं, राइट। लेकिन ये 3000 लोग सिर्फ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से हो सकते हैं या फिर 8 स्मॉलर पार्टी। तो ये लोग जब वोट देने जाते हैं तो इनके पास चॉइस नहीं होता, नो चॉइस। इफ नो चॉइस देन नो डेमोक्रेसी, राइट। देख सकते हो आप लोग, डेमोक्रेसी को चाइना ने अपने इसी औजार से काट दिया, राइट। चलो, candidate must get approval from the Chinese Communist Party to contest election. Only members of the Communist Party or 8 small allied parties were allowed to contest election in 2002 and 3 and so on. The government is always formed by Communist Party, जैसा मैंने आपको बताया। तो लोगों के पास ज़्यादा कोई पॉलिटिकल चॉइस है ही नहीं, कुछ उनके पास मौका ही नहीं है कि भाई किसी और को वोट दे। बोले कम्युनिस्ट पार्टी को दिया, अगली बार कम्युनिस्ट पार्टी के दोस्त को दिया, फिर किसको दिया? कम्युनिस्ट पार्टी के दोस्त के दोस्त को, या तो कम्युनिस्ट पार्टी या तो उसके 8 दोस्त, इन्हीं को आप वोट दे सकते हो। सो यू डोंट हैव चॉइस। इफ यू डोंट हैव चॉइस यू डोंट हैव डेमोक्रेसी। मूविंग टू आवर नेक्स्ट एग्जांपल, सेम सेकेंड फीचर का नेक्स्ट एग्जांपल है द केस ऑफ मैक्सिको। मैक्सिको में खैर ऐसा नहीं होता, मैक्सिको में मिलिट्री कू भी नहीं हुआ है, वहाँ पे ऐसा मल्टी पार्टी अलाउड भी है, मल्टी पार्टीज अलाउड भी है। फिर भी मैक्सिको में प्रॉब्लम है। मैक्सिको में देखो क्या केस है, 1930 से लेके मैक्सिको में हर साल प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है, सॉरी हर साल बोल रहा हूँ, हर 6 इयर्स में इलेक्शन होता है। इलेक्शन भी होता है, बहुत सारी पार्टी इलेक्शन कंडक्ट भी करती है, वही लोग डिसाइड करते, सब कुछ है, सारे फीचर्स हैं। लेकिन क्या प्रॉब्लम है इनके पास? 2000 तक, 1930 से लेके 2000 तक एक ही पार्टी जीतती गई, PRI won all the elections। इसका फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। यही इलेक्शन जीतती गई हर बार। पता चला भाई 70 साल से आप इलेक्शन कैसे जीत रहे हो? देन आफ्टर मैनी रिसर्च इट वाज रियलाइज कि ये लोग डर्टी ट्रिक्स यूज करते हैं, इलेक्शन को फ्रॉड बनाते हैं हर तरीके से। जैसे यहाँ पे बता रहे, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को जबरदस्ती पार्टी मीटिंग्स में आना पड़ता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को जो बताएं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जबरदस्ती बोलेंगे इसी पार्टी को वोट दो। इसके अलावा जो टीचर्स होते हैं, गवर्नमेंट टीचर्स होते हैं, वो पेरेंट्स को प्रेशराइज करते हैं कि पीआरआई को वोट दो तो आपके बच्चे को ज्यादा अच्छा मार्क दे देंगे, पीआरआई को वोट दो आपके बच्चे को 95। अगर आप पीआरआई को वोट नहीं दिया तो आपका बच्चा सब कुछ भी लिख के आएगा ना, तो भी फेल करेंगे।
तो पेरेंट्स मार्क्स के लिए, पेरेंट्स प्रेशर में, पेरेंट्स के हिसाब से तो टीचर्स जो हैं वो बहुत एजुकेटेड पर्सनालिटी है ना, वो सजेस्ट कर रहे हैं यानी कुछ अच्छा ही होगा। तो इस तरीके से पीआरआई ने कंट्रोल किया। मीडिया भी खाली पीआरआई की बात करती है, ऑपोजिशन को इग्नोर करती है, इनफैक्ट ऑपोजिशन को सिर्फ क्रिटिसाइज करती है। तो ऑपोजिशन की बात तो करती ही नहीं है, सिर्फ क्रिटिसाइज करती है, राइट। इसके अलावा बूथ कैप्चर हो जाते हैं वहां पे, बूथ को लास्ट मिनट में शिफ्ट कर दिया जाता है, लोगों को वोट देने का मौका नहीं मिलता। पीआरआई बहुत पैसा लगाती है इलेक्शन जीतने में। तो आप सोचो, एक ऐसी पार्टी है जिसका हम लोग नाम दे रहे पीआरआई, वहां पे पार्टी बी होगी, पार्टी सी होगी, पार्टी डी होगी, लेकिन सारा फोकस पीआरआई में होता है। टीचर्स इन्हीं को बोलते हैं, मीडिया इन्हीं को बोलती है वोट देने को, मनी इन्हीं के पास है, राइट। ये लोग बूथ भी शिफ्ट करते रहते हैं, बूथ कैप्चरिंग बोलते हैं इसे, बूथ शिफ्टिंग, बूथ कैप्चरिंग, राइट। इसके अलावा ये सारी पार्टी को इग्नोर किया जाता है। तो ये भी डेमोक्रेसी नहीं है जहाँ पे लोगों के पास रियल चॉइस नहीं है, देयर इज नो रियल चॉइस, राइट। दैट वाज द केस ऑफ, मैं बता रहा हूँ, इवन दो ऑपोजिशन पार्टीज एग्जिस्टेड, द सिस्टम वाज रिग्ड सो दे कुड नेवर विन, मीनिंग देयर वाज नो फेयर चांस फॉर दोज इन पावर टू लूज। मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ABCD अगर 4 लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं तो सबके पास जीतने और हारने का चांस होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, then it's not a free and fair election. The election is rigged. The election has been malpracticed. This is not democracy, right? Let's move ahead, guys. आगे चलते हैं। यहां से आता है हमारा थर्ड फीचर। अच्छा, वोट देने जो जा रहे हैं वो लोग कौन है, वो भी बहुत मैटर करता है। पता चला पार्टी ABCD इलेक्शन लड़ रही है, ये बार बार आएगा, सॉरी ABCD में और कोई एग्जांपल नहीं दे सकता, वो आप समझ लीजिए, मैं नाम नहीं ले सकता डायरेक्टली पार्टी का। मान लो पार्टी ABCD इलेक्शन लड़ रही है, राइट। ABCD इलेक्शन लड़ने गई और ए के सारे फ्रेंड थे, मान लो कमिंग फ्रॉम रेड टी शर्ट पीपल, रेड शर्ट पीपल, ये लोग ए को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। और ऐसा रूल अचानक से आ गया कि यहाँ पे खाली रेड शर्ट पीपल ही वोट दे सकते हैं, वोटिंग राइट्स जिसके पास है रेड शर्ट पीपल के पास, बाकी लोग वोट ही नहीं दे सकते। तो ये लोग जाएंगे, इनको वोट दे देंगे। तो लोग भी मैटर करते हैं कि किसको वोटिंग राइट्स है, किसको नहीं है। मैं आपको बता दूं, ऐसी बहुत सारी कंट्रीज जहाँ पे काफी टाइम तक ब्लैक्स को वोटिंग राइट नहीं था। सऊदी अरेबिया जैसी कंट्री में विमेन को वोटिंग राइट नहीं था, 2015 तक की बात है, राइट। तो यही है हमारा थर्ड, इन अ डेमोक्रेसी ईच अडल्ट सिटीजन को वोटिंग राइट होना चाहिए, मस्ट हैव 1 वोट, और उनके 1 वोट का वैल्यू 1 होना चाहिए, राइट। तो 1 वोट 1 वैल्यू, सिंपल है। इसको हम लोग यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज भी बोलते हैं, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। द स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी हैज हिस्टोरिकली बीन लिंक्ड टू द डिमांड फॉर यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का जनरल मतलब ये होता है, एनीवन हु इज 18+ कैन कास्ट वोट irrespective of their caste, gender, religion, etc. ठीक है, ये सब नहीं देखा जाएगा। ये प्रिंसिपल आज हर जगह ऑलमोस्ट एक्सेप्टेड है, इंडिया में भी एक्सेप्टेड है। इसीलिए इफ यू आर 18+ यू कैन कास्ट अ वोट इन इंडिया, राइट। जब इलेक्शंस हो रहे हैं कभी भी नहीं अपनी मर्जी से जाके वोट दे दोगे, राइट। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द फंडामेंटल प्रिंसिपल कि हर सिटीजन इक्वल है इस देश में। सबसे इंपॉर्टेंट बात डेमोक्रेसी की यही है, एवरी सिटीजन इज इक्वल। आप सोचिए, मैं और अंबानी क्या इक्वल है? नहीं, उनके पास मर्सिडीज है, मेरे पास बाइक है, बाइक में हम जाएंगे। उनके पास बड़े बड़े महल है, नहीं हमारे पास नॉर्मल घर है। हम, मेरे और अंबानी में एक ही सिमिलरिटी ये है कि हम दोनों का वोट का वैल्यू एक ही है। अंबानी के पास बहुत पैसा हो तो भी वो मेरे से ज्यादा वोट नहीं डाल सकते, मेरे और अंबानी के वोट की वैल्यू सेम है। दैट्स यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज एंड दैट्स द ब्यूटीफुल कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी दैट गिव्स सिटीजन इक्वालिटी, डिग्निटी, राइट।
जैसे कि कभी कभी क्या होता है, वोटिंग राइट्स नहीं देते हैं, ऐसा बहुत सारी जगह होता है। मैंने आपको बताया था 2015 तक विमेन हैड नो वोटिंग राइट्स इन सऊदी अरेबिया, राइट। कुछ जगह पे रशियन माइनॉरिटीज को वोटिंग राइट्स नहीं है। आज के टाइम पे भी फिजी में वहाँ के लोकल फिजियन को वोटिंग राइट्स ज़्यादा है, उनके वोट की वैल्यू ज़्यादा है एज कंपेयर टू इंडियन फिजियन, राइट। सो दिस इज नॉट डेमोक्रेसी इन अ करेक्ट मैनर। तो यही कह रहे हैं, इन अ डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू, राइट। Moving on, we have the fourth and last feature of the democracy that says a democratic government rules within limits set by constitution, law and citizens right। यानी एक जो गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को चूज किया गया है, वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करके काम करेगी, वो सिटीजन के राइट्स को देख के काम करेगी, वो अपने पावर का मिस यूज या ओवर यूज नहीं कर सकती, वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर्स को चेंज नहीं कर सकते, सिटीजन के राइट्स को नहीं छीन सकते। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी को वोट देके प्राइम मिनिस्टर बनाया, तो वो प्राइम मिनिस्टर कल को आके ये नहीं बोल सकते कि आज से इस देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, आज से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा अगर होता है, इट्स नॉट डेमोक्रेसी। आगे कोई बोलता है कि आप बाहर कहीं पे भी नहीं घूम सकते, मेरी वो फंडामेंटल राइट ऑफ लिबर्टी तो चली गई, तो आप हमारे राइट्स को नहीं छीन सकते। आप कोई भी गवर्नमेंट हो, यू कैन नॉट टेक अवे आवर राइट्स। इसके अलावा आप कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल बेसिक चीज़ों को नहीं चेंज कर सकते। इसका सिंपल मतलब है ये वाले पॉइंट का कि यू कैन नॉट ओवर यूज और मिस यूज द पावर। इसके अलावा यू हैव टू मेंटेन द डिग्निटी ऑफ द सिटीजन। यहाँ पे एक केस है हमारे पास जिम्बाब्वे का, देखते हैं। कभी कभी जिम्बाब्वे में भी एक प्रॉब्लम आई, जैसे कि जिम्बाब्वे में दोस्तों, जिम्बाब्वे में भी इंडिया की तरह वाइट पीपल रूल करते थे 1980 तक। 1980 में उनको फाइनली आज़ादी मिली। आज़ादी के टाइम पे जो पार्टी बहुत ज़्यादा एक्टिव थी इंडिया में, जो पार्टी एक्टिव थी इंडिया को आज़ाद कराने के लिए, इट वॉज इंडियन नेशनल कांग्रेस। और जिम्बाब्वे में जो पार्टी काम कर रही थी उनकी आज़ादी के लिए, इट वॉज ZANU-PF, ZANU-PF। ये पार्टी ने बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशन किया था इनके फ्रीडम स्ट्रगल में। और इस पार्टी के जो लीडर थे रॉबर्ट मुगाबे, आज़ादी के बाद यही प्रेसिडेंट बन जाते हैं, इन्हीं के पास पूरा पावर आ जाता है। लेकिन आप सोचिए 1980 से लेके 2017 तक यही बने रहते हैं द प्रेसिडेंट ऑफ जिम्बाब्वे। ठीक है, मानते हैं हम पॉपुलर लीडर है, लेकिन इतने सालों तक, ऑलमोस्ट 37 ईयर्स तक कैसे हुआ ये? फिर पता चला कि ये अनफेयर प्रैक्टिस यूज करते थे इलेक्शन जीतने के लिए। इलेक्शंस को बहुत ज़्यादा तरीके से तोड़ते मरोड़ते थे ताकि यही जीते। बहुत सालों में इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज ला दिया। मैंने आपको बताया, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज ला के इन्होंने किया क्या? अपनी पावर्स को बढ़ा दी, अपने पावर्स को इन्होंने बढ़ा दी, ठीक है, और अपनी ड्यूटीज को कम कर ली। सो पावर्स बढ़ा ली, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कम कर लिया कॉन्स्टिट्यूशन बदल के, राइट, विच इज वेरी गुड। अभी अकाउंटेबल नहीं रहते। ही इंक्रीज द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट एंड मेक हिम लेस अकाउंटेबल। ऑपोजिशन पार्टी वर्कर्स को हरास किया जाता था, मारा जाता था, मीटिंग्स उनकी रोक दी जाती थी, पब्लिक प्रोटेस्ट अगर कोई करता था तो उसको भी अरेस्ट कर लिया जाता था। डेमोन्स्ट्रेशंस को तो इलीगल कर दिया था गवर्नमेंट ने कि गवर्नमेंट के खिलाफ कोई बातें नहीं करेगा। इसके अलावा दे ऑल्सो कंट्रोल टेलीविजन, रेडियो। वहाँ पे जो भी चीज़ें बताई जाती थी सब इन्हीं पार्टी के बारे में बताई जाती थी, इनके बारे में अच्छा बताया जाता था। और जब आप टीवी में सुनोगे कि यार ही इज़ वेरी गुड लीडर, रॉबर्ट मुगाबो इज गॉड, इज वेरी ग्रेट लीडर, यही सब कुछ कर रहे हैं, ये तो माताओं बहनों के बारे में सोचते हैं, ये सोचते हैं हमारे देश में इतनी तरक्की हो जाए, ये बच्चों के बारे में सोचते हैं, ये एजुकेशन के बारे में सोचते हैं। पीपल लाइक हाँ भाई, अब तो इन्हीं को वोट देंगे। तो और ये तो हमारे फ्रीडम फाइटर भी हैं। लेकिन ओनली दिस फ्रीडम फाइटर अपनी पावर की लालच में देश को खराब करते चले गए, करप्ट करते चले गए, डेमोक्रेसी को हटा दिया। सोचो, पहले वाइट पीपल रूल करते थे इस कंट्री में और अब रॉबर्ट मुगाबे रूल करने लगे। देयर इज नो बिग चेंज।
इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट कुछ बोलते थे तो उनको भी अरेस्ट कर लिया जाता था, जेल में डाला जाता था। गवर्नमेंट कोर्ट का जजमेंट भी रिजेक्ट कर देती थी, कोर्ट की भी ये लोग बात नहीं मानते थे। सो दैट वाज द पावर ऑफ मुगाबे, राइट। तो आप समझो यहाँ पे डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट अपने पावर का ओवर यूज नहीं कर सकती, अगर कर रही है तो डेमोक्रेसी नहीं है। इन द केस ऑफ मुगाबे, रॉबर्ट मुगाबे, जिम्बाब्वे, ही मिसयूज्ड और ओवर यूज हिज पावर। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाके अपनी पावर बढ़ा दी, ड्यूटीज को कम कर दिया। सो इफ यू हैव नो ड्यूटी, यू आर हैविंग फन लाइफ, राइट, डूइंग रॉन्ग विद द सिटीजन्स। चलो, पॉपुलैरिटी खाली इनफ नहीं है, ये बता रहे। जैसे कि मुगाबे की बात करें, ही वॉज वेरी पॉपुलर। आप सोचो, उन्होंने देश को आज़ादी दिलाई, इसमें लड़ाई लड़ा तो सब लोग कि यार ही इज फादर ऑफ द नेशन, ही इज वेरी ग्रेट पर्सनालिटी, इन्होंने हमारे देश के लिए इतना काम किया। लेकिन खाली पॉपुलैरिटी इनफ नहीं है, आगे चल के उन्होंने प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा करी। पॉपुलर अप्रूवल ऑफ रूलर इज नेसेसरी इन अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में देखो, वही जीतता है जिसको सबसे ज्यादा लोग वोट देते हैं। लेकिन खाली पॉपुलैरिटी ही इनफ नहीं है। काफी बार पॉपुलर लीडर हो सकता है बहुत खराब हो, वो आपको झूठ बोल के पॉपुलर बनाओ, राइट। पॉपुलर गवर्नमेंट्स कैन बी अनडेमोक्रेटिक, popular leaders can be autocratic, and if we wish to assess the democracy, it is important to look at the election। जैसा हमने जिम्बाब्वे का केस देखा, वो पॉपुलर लीडर थे, उसके बावजूद भी ही वॉज ऑटोक्रेटिक, वहां की गवर्नमेंट अनडेमोक्रेटिक थी। डेमोक्रेसी टू बी एक्सेस, देयर मस्ट बी रूम फॉर नॉर्मल पॉलिटिकल डिस्कशन। सबसे मेन चीज है कि पॉलिटिकल डिस्कशन हो सके, ताकि सबको पता चले, पॉलिटिकल एक्टिविटी हो सके वहां पे, ऑपोजिशन की आवाज सुनी जाए, ऑपोजिशन बताएगा कि ये गलती क्या कर रहे हैं, राइट। तब हमको अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे, अल्टरनेटिव होना चाहिए सिटीजन्स के पास, राइट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कहीं पे किसी मार्केट में सामान लेने गए और सारे मार्केट में, पूरी मार्केट में एक ही दुकान है, राइट, एक ही दुकान है। आप बोले भाई मुझे शूज चाहिए, उन्होंने बोला 1000 रुपए, बोला कि यार ये तो बहुत ज्यादा, बहुत महंगा दे रहे हो। नहीं, तब आप 1200 दो। बोला अभी तो आप 1000 बोल रहे थे। बोले नहीं, अब एक काम करो 1400 दो। तो इफ देर इज ओनली वन शॉप, यू हैव नो ऑप्शन, एंड इफ देर इज नो ऑप्शन, देन दैट्स नॉट डेमोक्रेसी, दैट इज सम मार्केट। आगे, The state must respect the basic rights of citizen, including state को क्या बोलते हैं, citizens के basic rights की respect करनी है। Freedom to think, express opinion in public, association, protest, ये सब कुछ democracy के pillars कहलाए जाते हैं दोस्तों। Everyone must be equal in the eyes of law. Rights must be protected by an independent judiciary. Judiciary याद है आपको, मुगाबे के केस में judiciary को भी उन्होंने कंट्रोल कर लिया था। जुडिशरी हमेशा इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, याद रखना। इलेक्शन जीतने के बाद डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर सकती अपनी मर्जी से, दे कैन नॉट मिसयूज, ओवर यूज देयर पावर, राइट। उनको माइनॉरिटीज की भी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। इसलिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन द लिमिट्स को फॉलो करना है, विच इज सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन्स राइट्स, राइट। आई होप इट इज क्लियर टू यू। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है हमारे पास चाइना का। जैसे कि चाइना क्या करता है, वो अपने यहाँ पे सारे पॉपुलर वेबसाइट्स, पॉपुलर एप्लीकेशन जैसे इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, गूगल, याहू को बैन करके रखता है, क्योंकि उसमें पब्लिक ओपिनियन आ सकते हैं, लोगों को पता चल सकता है बाहर दुनिया में कितना बढ़िया डेमोक्रेसी चल रहा है। ये बात अगर चाइना के लोगों को ही पता चल जाएगी तो वो लोग आवाज उठाने लगेंगे अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ। तो ये सोचो, बेसिक एक्सेस ऑफ थिंग्स भी बैन कर दिया। ये जो दिखाना चाहते हैं चाइनीज गवर्नमेंट वही दिखेगा, बाकी की चीजें दिखेगी ही नहीं, राइट। नेक्स्ट, एक बार और हम लोग 4 फीचर्स हम लोगों ने पढ़ाई करी, वापस से मैं आपको याद दिला देता हूँ। पहला फीचर है इलेक्टेड रूलर्स। सबसे पहले मेजर डिसीजन वही लेगा जिसको हमने इलेक्ट किया है। रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजन। दूसरा, फेयर इलेक्शन, फ्री फेयर इलेक्शन होना चाहिए, जहाँ पे जीतने और हारने का चांस सबके पास हो। कोई भी जीत सकता है, कोई भी हार सकता है। इनफैक्ट रूलिंग पार्टी भी हार सके,
इसका चांस होना चाहिए, ऑपोजिशन पार्टी जीत सके, इसका चांस होना चाहिए। देन इट्स अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन, यूनिवर्सल चॉइस, सबके पास वोटिंग का राइट होना चाहिए, हर सबके एक वोट का वैल्यू एक होना चाहिए, वन वोट मस्ट हैव वन वैल्यू, राइट? दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल टू ऑल द पीपल ऑन एन इक्वल बेसिस। लिमिटेड पावर, गवर्नमेंट के पास ओवर पावर नहीं होना चाहिए, लिमिटेड पावर होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए, राइट? अपनी मर्जी से वो सिटीजन के राइट्स को नहीं छीन सकते, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं कर सकते, जैसा कि मुगाबे ने किया था। ऑल राइट, हम लोगों ने सब में एग्जाम्पल भी किए, आपको याद होगा इलेक्टेड रूलर्स, इसमें हमने पाकिस्तान का एग्जाम्पल किया था, परवेज मुशर्रफ। फ्री एंड फेयर इलेक्शन में हम लोगों ने मैक्सिको का एग्जाम्पल करा था। यूनिवर्सल चॉइस में हम लोगों ने सऊदी अरेबिया का एग्जाम्पल किया था, देन फिजी का एग्जाम्पल किया था। लिमिटेड पावर में वी डिड एग्जाम्पल, वी अंडरस्टूड अबाउट द केस ऑफ जिम्बाब्वे, राइट? चल, democracy allows citizens to speak their minds and express their feelings without fear of punishment. सबसे अच्छी बात डेमोक्रेसी की है यही कि आप वहां पे फ्री होते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, आपके मन में जो आए वो बोल सकते हो, आप किसी को क्रिटिसाइज कर सकते हो, कहीं गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हो, आपको कोई रोक नहीं सकता, बिकॉज आप ही गवर्नमेंट हो एक तरीके से। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है? ये होना चाहिए हमें, फियर ऑफ पनिशमेंट नहीं होना चाहिए, आप कुछ भी बोल सको, आप अपनी चीजों को एक्सप्रेस करो। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि क्या डेमोक्रेसी बेस्ट है, डेमोक्रेसी सबसे अच्छा है, डेमोक्रेसी परफेक्ट है, डेमोक्रेसी इतना ही अच्छा है सर? तो आज दुनिया में ऑलमोस्ट 190 कंट्री में डेमोक्रेसी है, दुनिया आबाद क्यों नहीं हो गई, सब कुछ बढ़िया क्यों नहीं हो गया? हर जगह से हमें केसेस कैसे सुनने को मिलती है कि जर्नलिस्ट अरेस्ट हुआ है, पुलिस ने अपने गवर्नमेंट ने अपने क्रिटिसाइज करने वाले पर्सन को अरेस्ट करवा दिया, किसी के यहाँ पे इनकम टैक्स भेज दी गई, एवरीथिंग वी फाइंड आउट हियर, राइट? सो लेट्स सी हम लोग अब देखने वाले हैं डेमोक्रेसी में प्रॉब्लम क्या है और डेमोक्रेसी अच्छा क्या है। सो वी आर गोइंग टू डू मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ द डेमोक्रेसी। सो आर्ग्यूमेंट्स फॉर द डेमोक्रेसी, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट द डेमोक्रेसी। आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट द डेमोक्रेसी बहुत सारी है, जैसे कि 5 हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली चीज एक जो प्रॉब्लम आती है डेमोक्रेसी में, इंस्टेबिलिटी की प्रॉब्लम आती है। डेमोक्रेसी में इंस्टेबिलिटी है, मैं आपको बहुत सिंपली समझाता हूँ। मान लो एक प्रोजेक्ट था ब्रिज बनाने का, राइट? ये पार्टी ए ने स्टार्ट किया, ठीक है, ये बनाए और इन्होंने आधा बनवाया, फिर ये पार्टी इलेक्शन हार जाती है, पार्टी बी आ जाती है, पार्टी बी बोलती है नहीं नहीं हम ये ब्रिज नहीं बनाएंगे, ये तो वो लोग बनवा रहे थे, हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। फिर पार्टी सी आ जाती है, राइट? तो ये एक स्टेबिलिटी नहीं है। एक दूसरे एग्जाम्पल से आप समझना चाहोगे तो मैं आपको समझाता हूँ, ये पहले भी यूज कर सकता था मैं, राइट? दूसरे एग्जाम्पल से समझाता हूँ। पार्टी ए बी सी डी है, ए का रूल चल रहा है। ए बोलती है कि हमारी कंट्री बिजनेस करेगी यूएस के साथ, ठीक है? फिर ए इलेक्शन हार जाती है, बी आती है, बी बोलती है नहीं नहीं हम ट्रेड करेंगे रशिया के साथ, बी भी हट जाती है, सी आती है, होती है नहीं नहीं हम ट्रेड करेंगे बढ़िया से चाइना के साथ। तो आप देखो कंट्री भर में, ये लोग तो कंट्री चला रहे ना, कंट्री भर में स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, नो स्टेबिलिटी, एंड दैट्स अ प्रॉब्लम, राइट? दूसरी चीज, लैक ऑफ लॉन्ग टर्म डिसीजन नहीं ले सकते हम लोग, इसमें लॉन्ग टर्म डिसीजंस में प्रॉब्लम हो जाती है, स्टेबिलिटी रहती है। दूसरी, लैक ऑफ मोरालिटी, जैसा मैंने बताया ये ना कंपटीशन है। आपने सुना होगा ना, लोग बोलते रहते कि भाई पॉलिटिक्स बहुत खराब चीज है, पॉलिटिक्स बहुत गंदी होती है। वो ऐसा क्यों बोलते हैं आप समझिए, यहाँ पे सब लोग अपना हर चीज दांव पे लगा देते हैं जीतने के लिए। ए बी सी डी ये पूरी तरीके से लड़ जाते हैं, मैन पावर, मनी पावर, क्राइम, हर एक चीज लगा देते हैं, पूरी लाइफ की मेहनत लगा देते हैं जीतने के लिए।
तो आप समझ सकते हो मोरालिटी नहीं रहती, ये जीतना चाहते हैं, इट इज कंप्लीटली पॉलिटिकल कंपटीशन। तो आप ये नहीं सोच सकते कि वहां पे मोरालिटी होगी। सो देयर इज लैक ऑफ मोरालिटी इन डेमोक्रेसी। तीसरी बात, डिलेज बहुत होते हैं। मैंने आपको जैसे बताया, डिलेज सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज है। जैसे कोई भी एक छोटा सा लॉ पास करना है, उसका प्रोसेस क्या होता है? उसका प्रोसेस ये होता है, पहले डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट का लॉ है उस लॉ को बनाएगी, ड्राफ्ट करेगी, इसको प्रेजेंट करेगी मिनिस्ट्री में, मिनिस्ट्री इसे प्रेजेंट करेंगे पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में दोस्तों दो हाउस है, लोकसभा, राज्यसभा, और ये दोनों में पास होने के बाद जाएगा प्रेसिडेंट के पास। सोचो, एक नॉर्मल लॉ बनाने के लिए इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, इतना ज्यादा टाइम लग सकता है। सो देयर इज डिले इन इलेक्शन, कंसल्ट करने में, ठीक है, तो आप स्टेप्स ले नहीं पाओगे। द रिक्वायरमेंट टू कंसल्ट मैनी पीपल बिफोर टेकिंग अ स्टेप ऑफन लीड्स टू सिग्निफिकेंट डिलेज इन डिसीजन मेकिंग। आप काफी बार मूवीज देखते रहते हो और वो आर्मी वाले रहते हो, बोलते हैं मैं गोली मार दो सर, मैं नहीं अभी ऑर्डर्स नहीं आए हैं, और ऑर्डर लेने जाते तब तक भाई सामने वाले ही मार देता है। सो काफी बार ऐसी चीजें होती है। मूविंग ऑन, बैड डिसीजन इसे नहीं रोका जा सकता, चाहे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, ये नहीं रोक सकते आप। आपने मान लो एक पर्सन को वोट दिया जो आपको बहुत अच्छा लगता है, उसकी बातें ही बहुत सही है, लेकिन वो आता है और खराब डिसीजन लेने लगता है, इसका कोई उपाय नहीं है। ये तो हर जगह, हर टाइप ऑफ गवर्नमेंट में ये आ ही सकता है। बैड डिसीजन, इलेक्टेड लीडर्स भी काफी बार गलत डिसीजन ले सकते हैं, हो सकता है लोगों के लिए गलत पॉलिसी बनाए, दे कैन रिजल्ट इन पुअर पॉलिसी चॉइस, वी डोंट नो दैट। फिफ्थ इज करप्शन। जैसा मैंने बताया, इंसान अपना इलेक्शन जीतने के लिए पॉलिटिकल पार्टी सब कुछ लगा देती है, पूरी तरीके से पूरा पैसा लगा देती है। ये इसलिए करते ताकि बाद में इनके पास पावर आए और फिर करप्शन के थ्रू वही पैसा वापस ले पाए ये लोग, राइट। तो ये लोग करप्शन बहुत ज्यादा करते हैं। डेमोक्रेसी में कंपटीशन के साथ साथ करप्शन बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करता है, इंटेंस इलेक्टोरल कंपटीशन की वजह से, राइट। सो दीज आर some demerits of the democracy: instability, lack of morality, delays, bad decision and corruption. Next we have arguments for the democracy. And सबसे बढ़िया चीज हमको समझनी पड़ेगी, डेमोक्रेसी की मेन एंड सबसे अच्छी चीज ये है कि ये रिस्पॉन्सिबल है, अकाउंटेबल है। एक गांव में बाढ़ आता है और वहां पे राजा राज कर रहा है। राजा को गांव वालों ने राजा नहीं बनाया, राजा इसलिए बनाया है क्योंकि उनके पापा राजा थे और फिर ये बेटे राजा बन गए। तो ये राजा अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है, अपने लिए महल बनवा सकता है, अपने लिए गार्डन बनवा सकता है, अपने बच्चों के खेलने के लिए खिलौने बनवा सकता है, हर चीज हर टाइप की अय्याशी कर सकता है। लेकिन गांव में अगर बाढ़ आया और उसने कुछ नहीं किया तो लोग उसे कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि लोगों ने थोड़ी ना राजा को राजा बनाया है, राजा अपनी मर्जी से काम करेगा। लेकिन इन द केस ऑफ डेमोक्रेसी, अगर मैंने राजा को राजा बनाया है तो राजा अपनी मर्जी से महल नहीं बना सकता, उसे मुझे इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, राइट टू इंफॉर्मेशन। अगर राजा अपनी मर्जी से अपने लिए ही खाली पैसे खर्च करते जा रहा है, जो कि मेरे टैक्स का पैसा है, वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैंने उसे राजा बनाया है, देन ही विल बी अ करप्टेड पर्सन। और अगर मेरे पे कोई आफत आई है तो ठीक करने कौन आएगा? वही राजा, क्योंकि मैंने उसे राजा इसीलिए बनाया था ताकि मेरे यहाँ कोई प्रॉब्लम आए तो ये राजा हमेशा खड़ा रहे और सब कुछ ठीक करे। समझ आया दोस्तों? यही चीज एक डेमोक्रेसी में होती है। ये आप देख सकते हैं। एक मैं आपको केस बताता हूं, एक केस स्टडी है चाइना और इंडिया के बीच में। खैर, साल था 1958, 1958 से लेकर 1961 में एशिया में इस तरफ इंडिया चाइना के आसपास बहुत ज्यादा खतरनाक ग्रेट फैमाइन आ गया था। बहुत ज्यादा खतरनाक सिचुएशन हो गई थी। देयर वाज फैमाइन एवरीवेयर, राइट। अब फैमाइन एक ऐसी सिचुएशन होती है जब फूड अवेलेबल नहीं होता, यानी लोग भूख से मर सकते हैं, भूखमरी की वजह से मर सकते हैं लोग। फैमाइन के सिचुएशन में इंडिया में भी आया फैमाइन, चाइना में भी आया। और मैं बता दूं, उस टाइम पे इंडिया का इकोनॉमी कुछ अच्छा नहीं था।
हमारी इकोनॉमी खराब ही थी उस टाइम पे। हम लोग आज़ादी के बाद की बात है, वी वर नॉट सेल्फ सफिशिएंट, हमारे पास फूड भी इनफ नहीं होता था। लेकिन चाइना हमसे ज्यादा रिच हुआ करता था, फिर भी चाइना सफर्ड द वर्स्ट। इनफैक्ट 30 मिलियन पीपल डाइड इन दैट फेमाइन। आप समझ रहे हो, 3 करोड़ लोगों की डेथ हो गई वहां पे। वाई? बिकॉज देयर वॉज नॉट अ रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल गवर्नमेंट जो काम करे लोगों के लिए, राइट? ड्यूरिंग दिस टाइम इंडियाज इकोनॉमिक कंडीशन वो सिमिलर, जैसे मैंने बताया, चाइना जैसा ही था। लेकिन हमारे यहाँ पे इतना ज्यादा फेमाइन नहीं आया। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल गवर्नमेंट थी। उनके पास पैसा ना होने के बावजूद भी वो लोगों के लिए काम कर रहे थे, लोगों को बचा रहे थे, देख रहे थे कि कोई भूख से ना मरे। और चाइना जैसी कंट्री जहाँ पे सेम इकोनॉमिक्स थी, वहां पे 3 करोड़ लोगों की डेथ हुई इस फेमाइन में। इकोनॉमिक्स बताते हैं दिस वॉज ड्यू टू डिफरेंट गवर्नमेंट। चाइना में आपको मैंने बताया किस टाइप की गवर्नमेंट थी। वहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टी रह सकती, दैट इज अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट। वहाँ पे डिफरेंट पॉलिसीज की वजह से वो वहाँ की गवर्नमेंट कम्युनिस्ट पार्टी को टेंशन ही नहीं थी कि यार ठीक है, मरने दो लोगों को, हमारे वोट थोड़ी ना जाएंगे, हम हमारे यहाँ पे तो दूसरी पार्टी नहीं है, हम ही जीतने वाले हैं। लेकिन इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम था, इंडिया में फ्री प्रेस था, सब कुछ लोगों के सामने आया और गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्ड किया। लोगों ने गवर्नमेंट ने फूड स्कैरसिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व किया और हमारे यहाँ पे फेमाइन से कम लोगों की डेथ हुई, बहुत कम लोगों की डेथ हुई एज कम्पेयर टू चाइना, राइट? तो इस वजह से सबसे बेस्ट चीज डेमोक्रेसी की यही है कि एक रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी लेती है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ बेटर गवर्नमेंट क्योंकि ये अकाउंटेबल है, मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इसके अलावा डेमोक्रेसी हमको बताता है कि हम कैसे डिफरेंसेस को और कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व कर सकते हैं। हो सकता है क्लास में बहुत सारे लोग का अलग अलग ओपिनियन है, डेमोक्रेसी बोलता है सब लोग आओगे, सॉल्व करोगे और जो जब बेस्ट रिजल्ट मिलेगा उसे हम फॉलो करेंगे। किंग क्या बोलता है क्लास में, जिसको जो बोलना है बोले, जिसका जो ओपिनियन है बोले, मैं जो बोलूंगा वही होगा, राइट? सो दैट्स द प्रॉब्लम। डेमोक्रेसी इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन। सोचो एक क्लास में अगर मैं सबसे पूछ के कोई काम करूंगा तो वो जो डिसीजन होगा वो उसकी क्वालिटी कितनी ज्यादा अच्छी होगी, वो डिसीजन कितना पावरफुल होगा, क्वालिटेटिव डिसीजन आएगा। इसके अलावा मैंने सबसे पूछ के अगर काम किया है तो सब लोग उसे एक्सेप्ट भी करेंगे। सो इट विल बी अ क्वालिटी डिसीजन मेकिंग एंड ऑल्सो एक्सेप्टेबल बाई एवरीवन भी होगा। नेक्स्ट, डेमोक्रेसी इंप्रूव्स द डन दैट डेमोक्रेसी इनहेंसेस द डिग्निटी ऑफ द सिटीजन। याद है आप लोग को, गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ, हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकती, हमारे राइट्स को नहीं छीन सकती, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रीमाइस को धक्का नहीं दे सकती, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ लिखी उसे फॉलो ही करनी पड़ेगी। और ये डिग्निटी देता है। मैंने आपको याद है बताया था कि अंबानी के पास मर्सिडीज है, मेरे पास बाइक है, तो मेरी डिग्निटी कहाँ से आएगी? यहाँ से। डेमोक्रेसी की वजह से मेरे पास डिग्निटी आई है कि अंबानी की और ये कोई कुछ भी हो, हम दोनों के वोट की वैल्यू सेम है। सेम है भाई, अब क्या कर लोगे? आप एंटीला में रह रहे हो, आप कहीं पे भी रह रहे हो, हम दोनों के वोट की वैल्यू सेम है। ठीक है, चलो मूविंग ऑन। तो एक बार मैं आपको सम अप करके देता हूँ। डेमोक्रेसी कैन नॉट गेट अस एवरीथिंग। हर चीज हमारे लिए नहीं लेके आ सकती, हर चीज का सॉल्यूशन नहीं हो सकती, लेकिन ये बेटर देन एनी अदर अल्टरनेटिव है। डेमोक्रेसी में बहुत सारी प्रॉब्लम है, लेकिन आज तक जितने भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आए हैं उन सब से अच्छी है डेमोक्रेसी। तो इसका एडवांटेज यही है डेमोक्रेसी में कि हम मिस्टेक्स को ज्यादा टाइम तक छुपा नहीं सकते डेमोक्रेसी में, जैसा चाइना करती है। ठीक है, पब्लिक डिस्कशन का एक स्पेस होता है, मिस्टेक्स को ठीक किए जा सकते हैं, अपनी मिस्टेक्स वो लोग खुद करते हैं, करेक्शन का चांस होता है। रूलर्स अगर अपने डिसीजन को ठीक नहीं करते तो हम रूलर्स को ठीक कर देते हैं। अगर रूलर्स उन डिसीजंस को, अपने किए हुए मिस्टेक को करेक्ट नहीं करेंगे तो हम रूलर्स को करेक्ट कर देंगे, हम रूलर्स ही चेंज कर देंगे। दैट्स द पावर ऑफ डेमोक्रेसी, राइट? तो अभी तक दोस्तों हम लोगों ने मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी देखा है कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, हमने फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी करे, वो 4 जो फीचर्स थे वो हम लोगों ने करे। उसके बाद हमने मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी देखा और फिर हमें समझ में आया कि ये यार डेमोक्रेसी कितना भी खराब हो
बाकी लोगों से अच्छा है। डेमोक्रेसी इज बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, राइट। अब हम लोग तो ब्रॉडर मीनिंग जानेंगे डेमोक्रेसी और कहाँ कहाँ यूज हो सकता है। द ब्रॉडर कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी, क्या क्या चीजें हैं इसमें भी। इंपॉर्टेंटली 3-4 चीजें हैं जो हमें जानने की जरूरत है। सबसे पहले बियॉन्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये जरूरी नहीं है खाली गवर्नमेंट का फॉर्म हो, जरूरी नहीं डेमोक्रेसी गवर्नमेंट ही यूज करे, कोई भी यूज कर सकती, कंपनी यूज कर ले। कंपनी बोले हम वही चीजें करेंगे जो हमारे सारे एम्प्लॉयज बोलेंगे, मेजोरिटी एम्प्लॉयज बोले। क्लास में टीचर कर सकता है, मॉनिटर बनाने के टाइम सारे बच्चों से पूछे कि किसे मॉनिटर बनाना चाहिए, दैट वुड ऑल्सो बी अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस। सो ये जरूरी नहीं है गवर्नमेंट तक सीमित रहे, हर जगह यूज हो सकता है। डेमोक्रेसी इज ऑफन डिफाइंड simply as a form of government. Its true meaning extend to a principle of decision making that can apply to any sphere. कहीं पे भी आप यूज कर सकते हो, बहुत बढ़िया चीज है। कोर प्रिंसिपल डेमोक्रेसी में सबसे अच्छी चीज क्या होती है, कंसल्टेंस होता है। डिसीजन मेकिंग के टाइम पे पूछा जाता है, कंसेंट लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप गए 5 लोग कुछ खाने, तो पूछा जाएगा कि आपको बर्गर खाना है या पिज्जा खाना है। 3 लोगों ने बोला बर्गर खाना है, तो वो डिसाइड होगा कि चलो ठीक है भाई बर्गर खाते हैं, राइट। तो कंसेंट लिया जाता है, कंसल्टेशन होता है, डिस्कशन होता है, डिस्कशन होके एक बेटर डिसीजन में आते हैं, राइट। इसके अलावा इक्वालिटी इन वॉइस भी है इसमें, ठीक है। डेमोक्रेसी सबसे बढ़िया चीज जो आपको प्रोवाइड करती है, सबका वॉइस यहाँ पे सुना जाएगा, चाहे कोई पावरफुल हो या नॉन पावरफुल हो, दोनों के पास बोलने का राइट है। दोनों इक्वल कंसिडर किए जाएंगे। नेक्स्ट इज यूनिवर्सल एप्लीकेशन। दिस प्रिंसिपल कैन अप्लाई टू अ गवर्नमेंट, हर जगह यूज हो सकता है। गवर्नमेंट, फैमिली, क्लासरूम, मैंने आपको पहले ही बताया, ऑर्गेनाइजेशन, जहां पे भी स्कोप है दिस कैन बी यूज्ड। वेरी ब्यूटीफुल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, राइट। आगे देखते हैं हम लोग रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। एक्चुअली डेमोक्रेसी के भी टाइप होते हैं। मेन जो 2 टाइप है, एक टाइप का डेमोक्रेसी होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी में समझाता हूँ। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में मान लो एक कंट्री है जहाँ पे बहुत सारे सिटीजन्स हैं, तो कोई भी डिसीजन लेना होगा तो ये लोग मिल के लेंगे। मान लो रोड बनाना है कहीं पे, तो पूछा जाएगा कि रोड कहाँ बनेगा, तो ये लोग सब लोग डिस्कस करेंगे और वोट देंगे। मान लो इतने सारों ने यस बोला, बाकी लोगों ने नो बोला, तो ज्यादातर लोगों ने यस बोला तो रोड बनेगी। तो डायरेक्टली लोगों से ये डिसीजन मेकिंग में लोग ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, गवर्नमेंट वगैरह नहीं, डायरेक्ट लोग ही बता रहे हैं कि हाँ ये करना है या नहीं करना है। लोगों से पूछेंगे हर चीज में, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। लेकिन ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी खाली स्मॉल पॉपुलेशन में हो सकता है, इंडिया जैसी पॉपुलेशन में नहीं, जहाँ पे देखो इसकी नाक में मैंने पॉपुलेशन लिख दिया, राइट। इंडिया जैसी कंट्री में नहीं, इंडिया जैसी कंट्री जहाँ पे 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है, चाइना 1.4 बिलियन, बिगर पॉपुलेशन में डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो नहीं सकता। इनफैक्ट आज के टाइम पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहीं नहीं है। तो दूसरा फॉर्म आता है रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव में क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इज ऑल्सो अनदर बेटर काइंड ऑफ डेमोक्रेसी। इसमें क्या होता है मैं आपको सिंपली बताता हूँ। इसमें भी पीपल है, पर ये लोग ज्यादा लोग हैं, सब लोग डिसीजन मेकिंग में नहीं आ सकते, तो ये लोग वोट करके लोग पहुंचा देते हैं कि भाई आप लोग हमारे लिए डिसीजन लेना, ठीक है। और इन्हीं को हम लोग आज के टाइम पे गवर्नमेंट बोलते हैं। हम एमपीज को इलेक्ट करते हैं, एमएलएस को इलेक्ट करते हैं, ताकि वो हमारे लिए रिप्रेजेंट करे, ठीक है। इसके बारे में और डिटेल में बताएंगे हम आगे। चलो, modern democracy involves such large number population that it is physically impossible for every citizen to sit together and take collective decisions. जैसा मैंने बताया, direct democracy is not possible. Next, even if they could meet, many citizens do not have time. किसी के पास टाइम नहीं होगा, किसी के पास डिजायर नहीं होगा, बोले ये पॉलिटिक्स मुझे नहीं करना भाई, मुझे डिसीजन मेकिंग में नहीं करना, मुझे अपना नूडल्स खाने दो। सबका अपना अपना लाइफ है, किसी का एनीमे देखना बाकी है, किसी का कोई सीरीज पेंडिंग है, वो लोग जाके ये डिसाइड करे भाई कि यहाँ पे रोड बननी चाहिए कि नहीं, यहाँ ब्रिज बनना चाहिए कि नहीं, यहाँ कुएं बनने चाहिए कि नहीं। दे हैव देयर ओन लाइफ, राइट। सब कोई डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकता, इसलिए रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इज बेटर वे।
इन दिस सिस्टम द मेजोरिटी इज अलाउड टू टेक डिसीजन थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। हम लोग डायरेक्ट इलेक्ट नहीं करते, अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू करते हैं। नेक्स्ट, डेमोक्रेसी एक आइडल स्टैंडर्ड बनाता है, हमेशा अपने आप को ऊपर से ऊपर पहुंचाते रहता है। जैसे कि राइट्स सारे सिटीजन्स को देना है। पुराने टाइम पे वेमेन को राइट्स नहीं थे, लेकिन डेमोक्रेसी ने बोला नहीं नहीं, अगर हम हर एक क्लास को राइट दे रहे हैं तो वीमेन को भी देना है। हर एक चीज को अपने स्टैंडर्ड को रेज करते रहता है, इसलिए डेमोक्रेसी ऑल्सो बहुत बेटर है। इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात करता है। ट्रू, आपने कभी कभी सुना होगा कि भाई डेमोक्रेसी का क्या करे जब आपके देश में गरीब लोग मर रहे हैं। डेमोक्रेसी ही बोलता है कि यार डेमोक्रेसी तभी अच्छी हो सकती है जब देश में कोई भी गरीब ना हो। तो डेमोक्रेसी खुद बात करता है इकोनॉमिक इक्वालिटी के बारे में। इफेक्टिव पार्टिसिपेशन, सिटीजन्स अच्छे होने चाहिए, ठीक है। सिटीजन्स का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम किसे चूज कर रहे हैं, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को जिसे इलेक्ट कर रहे हैं, वो अगर हमने खराब इलेक्ट कर दिया तो कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं है आपके डेमोक्रेसी का। अगर लोग ही खराब है, पीपल ही खराब है, तो दे विल ऑल्सो चूज अ बैड गवर्नमेंट एंड दैट इज रॉन्ग टू द डेमोक्रेसी। सो इट इज पीपल प्लस गवर्नमेंट, ये दोनों लोग मिलके गुड डेमोक्रेसी बना सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी पॉपुलेशन अनएजुकेटेड है, आपकी पॉपुलेशन कंजर्वेटिव है, आपकी पॉपुलेशन डेवलपमेंट की तरफ नहीं जाना चाहती, तो वो लोग भी ऐसे लोगों को ही इलेक्ट करेंगे जो सेम काम करेंगे, करप्शन करेंगे, देश में जितनी प्रॉब्लम्स आएगी उस पर ध्यान नहीं देंगे, एंड वी विल बिकम लाइक चाइना। तो इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, मूविंग ऑन, जैसा मैंने बताया इफेक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा कॉन्स्टेंट एफर्ट। एक कंट्री में डेमोक्रेसी कोई बहुत परफेक्ट चीज़ नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम लोग सब लोग लड़ाई कर रहे हैं डेमोक्रेसी पाने के लिए, पर डेमोक्रेसी एक आइडिया देता है, एक हमको मंच देता है जहाँ पे हम बेटर प्लेस पे पहुँच सकते हैं, हम डेवलपमेंट अचीव कर सकते हैं इसको पाके, राइट। तो गुड डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आपके लाइफ में हर जगह आप डेमोक्रेसी देख सकते हो। एवरीडे लाइफ में आप गए फैमिली के साथ रेस्टोरेंट में और पापा ने बोला क्या खाओगे, तो आप लोग डिस्कस करते हो और जो सबसे ज़्यादा लोग चाहते हैं वही मंगाया जाता है। कि मम्मी ने बोल दिया कि मैं तो कढ़ाई पनीर खाऊंगी, बहन ने बोल दिया, आपने बोल दिया, तो फिर वही मंगाया जाएगा, राइट। तो डिस्कशन होता है, डिबेट होता है और वोटिंग होती है, तब जाके डेमोक्रेसी जैसा कंसेप्ट आता है। हर जगह आप यूज़ कर सकते हो, अपने फैमिली में, आप अपनी क्लास में, सबके पास राइट है, सबके पास। अगर आपके क्लास के आपके जो टीचर है वो स्टूडेंट्स को राइट देते हैं कि उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, दैट इज ऑल्सो डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज एवरीवेयर, आपके आजू बाजू ऊपर नीचे एवरीवेयर देयर इज डेमोक्रेसी। इफ अ सिंगल लीडर एंड देयर फैमिली डिसाइड्स एवरीथिंग, आप सोचो आपके कंट्री में अगर एक ऐसी पार्टी रूल कर रही है जहाँ पे एक ही लीडर डिसाइड कर रहा है सब कुछ, एक फैमिली डिसाइड कर रही है, तो वो डेमोक्रेसी नहीं है, भले वोटिंग हुई है, राइट। आगे मैं बता सकता हूँ, स्मॉल कम्युनिटीज में आज भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल है। गांव वगैरह में छोटी पॉपुलेशन होती है, तो गांव के सारे जो एडल्ट पीपल है आके मिलके सभा करे, ग्राम सभा बोलते हैं उसे हम, डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो सकती है। मेन चीज क्या है, सिटीजन का रोल, जो मैं आपको समझाते आ रहा हूं पहले से। सिटीजन मेक्स गवर्नमेंट इन अ डेमोक्रेसी। अगर ये गवर्नमेंट कुछ गलत करती है तो एक बात याद रखना, सिटीजन भी कुछ गलत कर रहा है तभी, क्योंकि सिटीजन ने इस गवर्नमेंट को इलेक्ट करा है। सिटीजन अगर अच्छे से पार्टिसिपेट नहीं करेगा, सिटीजन अवेयर नहीं होगा, सिटीजन एजुकेटेड नहीं होगा, उसे अपना पॉलिटिकल स्ट्रक्चर नहीं पता होगा, तो वो एक खराब वोटर बनेगा। आपको पढ़ाया ही इसलिए जा रहा है ताकि आप खराब वोटर ना बने, ठीक है। आगे, मोनार्कीज डिक्टेटरशिप में ये ऑप्शन नहीं है। डेमोक्रेसी में एक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन चाहिए सबका। मोनार्की वगैरह में आप देख लो भाई, राजा काम कर रहा है, राजा का जब मन होगा वो क्या बोलते हैं, कुआं बनवाएगा, राजा का जब मन होगा महल बनवाएगा। राजा काम करे या ना काम करे, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, क्योंकि आपने राजा को राजा नहीं बनाया, राइट। लेकिन डेमोक्रेसी में जो राजा है वो आपने बनाया, उसे
आपका बनाया हुआ राजा है, अगर वो काम नहीं करेगा तो आप पे प्रेशर है, इसलिए आपका पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री डिपेंड्स नॉट जस्ट ऑन व्हाट रूलर्स डू बट मेनली ऑन व्हाट द सिटीजन्स डू। तो आपको अच्छा सिटीजन बनना ये बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ द चैप्टर, दैट इज़ द ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, डेमोक्रेसी सबसे अच्छा नहीं है, डेमोक्रेसी सबसे खराब नहीं है, डेमोक्रेसी में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, डेमोक्रेसी में बहुत सारी अच्छाई है, लेकिन यही है जो हमारे पास है। अगर हम एजुकेट करके अपने आप को अवेयर करके अपने आप को आगे बढ़ते रहेंगे तो विल मेक अ ग्रेट नेशन, राइट। कुछ कोट्स है फनी डेमोक्रेसी के बारे में, जैसे विंस्टन चर्चिल कहते हैं, द बेस्ट आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी इज अ 5 मिनट कॉन्वर्सेशन विद द एवरेज वोटर। आप किसी भी वोटर से 5 मिनट पूछ लो कैसी लगी आपको सरकार, वो शुरू हो जाता है कि यार बहुत दिक्कत है, हमारा गमछा लेके भाग गई, ये सब सुनने को मिलता है आपको, राइट। W.C. फील्ड्स ने कहा था, हेल आई नेवर वोट फॉर एनीबडी, आई विल ऑलवेज वोट अगेंस्ट। बोला मैं किसी के फॉर में नहीं, मैं हमेशा अगेंस्ट में वोट करता हूँ। मुझे ये नहीं पता मुझे पसंद कौन है, मुझे ये पता है मुझे कौन नहीं पसंद है। मैं समझाता हूँ आपको, जैसे ABCD, काफ़ी बार क्या होता है आपको A नहीं पसंद है पर B और ज़्यादा नहीं पसंद है, C तो भाई बहुत ख़राब है, D तो मैं देखूँ भी ना उसकी तरफ। तो सबसे कम कौन नापसंद है आपको? A ऐसा है जो आपको पसंद नहीं पर बाकी लोगों से ठीक है। बैड आउट ऑफ वर्स, बैड आउट ऑफ वर्स, आउट ऑफ वर्स्ट एक्चुअली, ठीक है, बैड आउट ऑफ वर्स्ट ये निकल के आता है, ऐसा कहना चाह रहा है W.C. फील्ड्स। थैंक यू सो मच गाइज टू अटेंड। अच्छे से पढ़ना, इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके क्वेश्चंस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में डालिए, आई विल रिप्लाई टू यू, ठीक है। थैंक यू सो मच। माय नेम इज हर्ष शर्मा, दिस इज अभिज्ञान गुरुकुल। स्टे ट्यून्ड, बाय।